नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। यूपी समेत देश भर की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली है। उत्तराखंड के बागेश्वर सुरक्षित सीट पर भी उपचुनाव होना है। 10 अगस्त को जारी होगा नोटिफिकेशन। 17 अगस्त से शुरू होगा नॉमिनेशन। 21 अगस्त तक भरे जा सकेंगे नॉमिनेशन फॉर्म। 5 सितंबर को देश की 7 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। 8 सितंबर को 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के नतीजे आ जाएंगे सामने। झारखंड की डुमरी सीट पर भी उपचुनाव होना है। केरला की पुथुपल्ली सीट पर उपचुनाव होना है। त्रिपुरा की बक्सरनगर सीट पर उपचुनाव होगा। त्रिपुरा की धनपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। वेस्ट बंगाल की धूपगुड़ी सुरक्षित सीट पर भी उपचुनाव होगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केरला की पुथुपल्ली सीट पर होगा उपचुनाव। त्रिपुरा की बक्सानगर सीट पर होगा उपचुनाव। त्रिपुरा की धनपुर सीट पर भी होगा उपचुनाव। देश की 7 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। वेस्ट बंगाल की धूपगुड़ी सुरक्षित सीट पर भी होना है उपचुनाव। यूपी समेत देश भर की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। देश की 7 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव और उत्तराखंड के बागेश्वर सुरक्षित सीट पर भी उपचुनाव होना है। और 7 विधानसभा सीटों पर तमाम पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी रहेगी। एस के वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। एस के वाजपेयी, उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर देश की 7 विधानसभा सीटें हैं जो अलग अलग कारणों से खाली हुई हैं, जिसमें से 4 सीटें ऐसी हैं जो वहां के जो प्रतिनिधि थे उनकी डेथ हो चुकी है, इस वजह से वो सीटें खाली हैं। इन 2 सीटें ऐसी हैं जो कि रेजिग्नेशन से खाली, जिसमें उत्तर प्रदेश की घोसी सीट भी है। उसके अलावा उत्तराखंड की बागेश्वर सुरक्षित सीट है। इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुका है। जो नोटिफिकेशन है वो 10 तारीख से जारी होगा और साथ ही साथ जो नॉमिनेशन है वो 17 तारीख तक भरे जा सकेंगे, जिसको लेकर जो कार्यक्रम है वो आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 21 अगस्त तक ये नॉमिनेशन भरे जा सकेंगे। 5 तारीख को मतदान होगा और साथ ही साथ 8 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। तो सीधे तौर पर हम देखें तो देश की 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक सीट उत्तर प्रदेश की घोसी है जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान के सीट से खाली हुई है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और अब उस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो जिसको लेकर उत्तर प्रदेश आयोग ने भी अपना कार्यक्रम जारी कर दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपना कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता। दक्षिण भारत में भी बढ़ी सीएम योगी की लोकप्रियता। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में छा गई अजय टू योगी आदित्यनाथ। लॉन्च होने के साथ ही छा गई अजय टू योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की जीवनी पर आधारित ग्राफिक्स बेस्ड नॉवेल दक्षिण भारत के राज्यों में भी लगातार बढ़ रही सीएम योगी की लोकप्रियता। हैदराबाद में हुई बुक लॉन्चिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया और आपको बताएं कि साइना नेहवाल और बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी भी मौजूद रही। सोशल मीडिया पर योगी बुक रॉक्स हैदराबाद ट्रेंड कर रहा है, लगातार ट्रेंडिंग में बना रहा। हैशटैग आई बुक रॉक हैदराबाद। तो देखिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है योगी बुक रॉक्स हैदराबाद। लगातार सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है। महत्वपूर्ण ये है कि हैदराबाद में भी सफल लॉन्च हुआ है इस बुक का। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को बीजेपी ने दोबारा से पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया है, जिसके बाद दिल्ली में सम्मान समारोह रखा गया और उन्हें सम्मानित किया गया। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर रविदासाचार्य श्री श्री सुरेश राठौर ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में
केंद्रीय राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी, कार्यक्रम संयोजक सूरज भान कटारिया सहित श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ दिल्ली से जुड़े देश के अलग अलग इलाकों से आए पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी हमारे साथ हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है और निश्चित रूप से आपका जो योगदान रहा है, खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कहा जाता था कि उत्तराखंड में एक बार फिर से सरकार रिपीट नहीं होती है और आपने जिस तरीके से वहाँ पर रणनीति बनाई, इसका बानगी भी इसकी देखने को मिली और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। किस तरीके से आप निर्वहन करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यों का निर्वहन सामूहिक होता है, सब मिलकर करते हैं और सबका इस दायित्व को निभाने का जानता है कि हम मूलते ही अपने विचारों से परिपक्व हैं और मुझे लगता है मेरे लिए सामने कोई चुनौती नहीं है। कार्यशैली होती है, कार्यशैली एक समर्पित भाव की होती है, एक ऐसे भाव की होती है जिसमें व्यक्ति निर्माण के बाद व्यक्ति देश के निर्माण में लगता है और आज देश के निर्माण के लिए हम सब काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। जो भी एजेंडा होता है, जो भी सोच होती है, विचार होता है, देश केंद्रीय देश होता है, उसमें राष्ट्रीय होता है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और मी लास्ट। तो उस सोच और विचार के साथ काम करने वाले हम लोग हैं। कोई भी हो, सभी लोग इसी विचारों के साथ काम करते हैं और मुझे लगता है कि ये एक स्वर्णिम समय है जिसके अंदर हमें काम करने का मौका मिल रहा है। एक अच्छे भारत, एक मजबूत भारत, सशक्त भारत के निर्माण में हम कार्य कर पा सकते हैं। यही समर्पण भाव से कार्य करें। सर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा करती है और आप भरोसे पर खरे भी उतरते हैं। तमाम जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी आप पर भरोसा करती हैं। क्या कुछ आपके लिए चुनौतियां हैं और किस तरीके से आप आगे काम करेंगे? देखिए, हमें चुनौतियाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने कोई आती नहीं है। हमारे सामने विदेश चुनौती नहीं है, संसार चुनौती नहीं है, कोई बॉर्डर चुनौती नहीं है, पड़ोसी देश चुनौती नहीं है। चुनौती है हमारे सामने देश में रहने वाले जयचंद, जो देश में रहकर देश को खोखला करने का काम करते हैं, देश में रहकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान से षड्यंत्र करते हैं। पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो हैं, चाइना के टेलीविजन के हीरो हैं। जो देश हमें लगातार प्रताड़ित करते रहे, हमारे को लूटते रहे, बर्बाद करते रहे, हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करते रहे, उनके साथ जो मित्रता रखने वाले लोग हैं वो हमारे सामने चुनौती है। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि देश की जनता ने उनको भी निपटाने का मन बना लिया है। इसलिए आज जो वर्ग कभी पीछे रहता था देश के निर्माण में, महिला हैं, युवा हैं, महिला कम वोटिंग करते थे, आज महिला भी पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग करने का काम कर रही हैं। युवा लगातार देश के निर्माण में काम के लिए जुड़े हुए हैं और मोदी जी के प्रति आश्वस्त हैं कि एक अच्छा भारत देने का काम वो करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत कुमार गौतम जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, निश्चित रूप से मैं इसे बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। गुरु रविदास विश्व महापीठ के महामंडलेश्वर रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, आज एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम का उद्देश्य था? देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य है इस तरह के जब अवसर आते हैं, जो श्री गुरु रविदास महापीठ के पदाधिकारीगण हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, उनको सरकार के अंदर, संगठन के अंदर, सामाजिक तौर पर जो कोई दायित्व की जिम्मेदारी मिलती है तो पीठ को बड़ा गर्व होता है कि उसका व्यक्ति कोई आगे गया, जिसमें माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी को दोबारा से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया और माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बाद में कानून मंत्री का बनाया गया है। तो हमने उनके अभिनंदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के अनेकों राज्य से लोगों ने इसमें भागीदारी की है। संत रविदास जी की बात करें, सामाजिक समरसता के लिए उनका व्यक्तित्व किस तरीके से था, किस तरीके से आप देखते हैं? तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनी की कटी की जल तरंग जैसे। श्री गुरु रविदास जी समता मूलक समाज की बात करते थे। समाज को जात पात से अलग मानते हुए मानव को मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े और समूह बसे रविदास रे प्रसन्न। ये उनकी सोच थी। आज दुनिया के अंदर, देश के अंदर जो उनकी अटूट भक्ति, उनकी शक्ति, प्रभु के प्रति उनका प्रेम आज दुनिया में उजागर है। आज रविदास समाज देश और दुनिया के अंदर भारी मात्रा में है। दुनिया में मैंने मिसाल कायम की है, बताता हूँ
कि दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या कहीं है तो अनुसूचित जाति में रविदास समाज की है। जाति जाति में जात है जो केलन के पात, रविदास न मानस जुड़ सके लोना जात में जात। ये जाति विभिन्न वर्गों में बंटने के बाद भी हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म, सनातन संस्कृति और अखंड भारत के निर्माण में राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करना, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना, उसके प्रति जागरूक करना और समाज को एकजुट होते हुए राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करते हुए समतामूलक समाज के साथ हिंदुत्व की भावना का जागृत करना ही इस श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का मुख्य उद्देश्य है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ किस तरीके से लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहती हैं? लोग किस तरीके से इनके साथ जुड़े, आप लोगों के साथ जुड़े अगर जुड़ना चाहें तो? देखिए, देश और दुनिया के अंदर श्री गुरु रविदास जी के उस काशी के मंदिर में देश का कोई प्रधानमंत्री आज तक वहाँ पर नहीं गया जिसने किसी ने सुध नहीं ली। दुनिया के अंदर 25% से ज़्यादा रविदास समाज के लोग रहते हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश और दुनिया के नेता के रूप में जाने जाते थे, संविधान रचयिता के रूप में जाते थे, लेकिन सबसे पहला संविधान कहीं देने की बात अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जिस समय हम मृत पशुओं के मांस खाते थे उसको दूर करने का काम अगर कहीं किया तो श्री गुरु रविदास जी ने किया। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष तिवारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के हंगामे पर न्यूज़ वन इंडिया ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत से खास बातचीत की। इस दौरान मुकेश राजपूत ने कहा कि सरकार शुरू से ही मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के लिए कोई भी सांसद चर्चा के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ हंगामा करना उनका मकसद है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मानसून सत्र की जब से शुरुआत हुई है, सदन की जो कार्यवाही है वो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ रही है। पहले मणिपुर हिंसा को लेकर बात करें या दिल्ली सेवा बिल को लेकर बात करें, और आज अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। सर, लगातार विपक्ष कई मामलों पर कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहा है, सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, कहीं महत्वपूर्ण बिल आप लोगों को पेश कराने हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? जो भी महत्वपूर्ण बिल थे उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनकी हंगामे की वजह से कोई भी बिल पर चर्चा ना होके सिर्फ बिल पास हुए हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने या 2-4-6 लोगों ने उस पर चर्चा करके अपना मत देके उसको बिल पास किया गया। सही तो ये होता, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके उस पर संवाद करते, चर्चा करते, चर्चा के बाद में बिल पास होते तो और अच्छा था। बिल जितने पास होने तो बिल पास हुए हैं और जो रह गए वो भी हो जाएंगे। दूसरा रहा विपक्ष का, मैं देख रहा 1 नहीं 3 सदनों से बराबर निरंतर देख रहा हूँ, वो सदन को चलने नहीं देना चाहते, वो हंगामा करना चाहते, क्योंकि विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सस्ती लोकप्रियता, सदन को अवरुद्ध करके वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, इसलिए मैं सदन नहीं चलने दे रहा हूँ, और ये देश को दिखाना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि 2024 में भी, अभी 2024 दूर है, 2024-23 में भी वो विपक्ष की भूमिका में 2019 में आए, और 2027 में भी जब वो 2024 में भी जब वो आएंगे, चुनाव होगा तभी विपक्ष की भूमिका में बैठेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल विपक्ष की भूमिका को और कैसे मजबूती से चलाएं, उसके लिए हमें लगता है अपना उनका प्रयास है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही थी लेकिन काफ़ी लेट लतीफ़ी कर दिया प्रधानमंत्री ने, 80 दिन हो गया और 80 दिन बाद प्रधानमंत्री अगर बोले भी तो सिर्फ 30 सेकंड बोले। इंडिया के तमाम जो INDA है उसके गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो मणिपुर चले गए, गृह मंत्री चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए। देखिए, भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री, अब सदन में नो कॉन्फिडेंस में चर्चा होनी है तो माननीय प्रधानमंत्री उसका विस्तृत रूप से जानकारी देंगे और वो विपक्ष और पूरा देश देखेगा। उस पर मुझे अभी कमेंट्स करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना अपनी व्यक्त कर दी। जब भी उन्हें जैसे ही जानकारी हुई वैसे उन्होंने राष्ट्र के तरफ से उन्होंने कहा 140 करोड़ लोगों की इस बात का दर्द है कि जो घटना घटी मणिपुर में, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। या मणिपुर हो या वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, किसी भी राज्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। इसके लिए सरकारों को तैयारी करके रखनी चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत। वीडियो ने सतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित कार्य में योगदान देने की अनेक नागरिकों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए श्री राम के 2 धागों के लिए पहल की गई है। इसके तहत 10 से 22 दिसंबर तक लोग पुणे में श्री राम की मूर्ति के लिए कपड़े की बुनाई में भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी और हेरिटेज हेड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट के निदेशक अंगा धैसास और अध्यक्ष श्री विनय पत्राले ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ धागे कुछ महान हस्तियों के हाथों से बुने जाएंगे और फिर कोई भी आकार इन धागों पर अपनी आस्था और विश्वास के 2 धागे बुन सकता है। बुनकरों के इस विस्मृत प्राय कला को पुनरुज्जीवन करने के लिए 2 धागे बुन करके और राम लला के लिए वस्त्र बनाया जाए तो यह हमें ही स्वयं रोमांचित करने वाली कल्पना लगी। और इसलिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास यह व्यक्तिगत रूप में और न्यास के रूप में भी इसका समर्थन करता है। यह हमने न्यास की बैठक में निश्चित किया। इतना अवश्य बतला देता हूँ कि केवल हमारा समर्थन है, आप उसे उस न्यास का आशीर्वाद कहिए, शुभकामना कहिए। इसके अलावा इस संपूर्ण कार्य के साथ न्यास का कोई भी संबंध नहीं है। बिहार के सुपौल के राघोपुर में एआईएमआईएम पार्टी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष खलीकुल्लाह अंसारी ने की। बैठक में एआईएमआईएम के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में पार्टी के विस्तार और संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर कहा गया कि आज जो हालात हैं उसमें पार्टी की मजबूती बेहद ज़रूरी है। उनकी पार्टी संगठन के विस्तार के लिए अभियान चला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़ सकें। सदस्यता अभियान अभी शुरू हुआ है, तो प्रदेश अध्यक्ष तुर्लीमान साहब के निर्देश पर हम लोग अभी राघोपुर प्रखंड के हुसैनाबाद में सदस्यता अभियान चला रहे हैं और इसके बाद हम पूरे ज़िला में सदस्यता अभियान की शुरुआत किए हैं और पूरे ज़िला में ये सदस्यता अभियान है। उद्देश्य पार्टी का है कि मतलब हर पार्टी अपना चुनाव लड़ने के लिए ही सदस्यता अभियान चलाती है। हम लोग भी चुनाव हो सकता है, पार्टी मेहनत कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष का जो हुक्म होगा उसके अनुसार। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।